नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव ब्लॉग्स पर। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट कर दी है ग्रुप डी की। तो अभी हम 17 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का ऑलरेडी सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है। इस हिसाब से मतलब लोगों में कमेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि पेपर मॉडरेट टू टफ ही था, ज़्यादातर टफ बता रहे हैं बच्चे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का रहा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, हम 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से था, आर्टिकल 51 किस पार्ट या किस भाग से आता है, मतलब किस भाग में आता है। तो ये संविधान की बात करें कि संविधान के कौन से भाग में आता है आर्टिकल 51, तो संविधान के पार्ट 4A में आता है, इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बसवराज बोम्बई द्वारा एक योजना शुरू किया गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो बसवराज बोम्बई ये अभी कर्नाटक के CM है वर्तमान में। ये करंट का क्वेश्चन आ गया। वैसे एक क्वेश्चन था, दूषित जल से कौन सा रोग होता है, दूषित जल से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब इसमें उस ऑप्शन का पता रही नहीं है। इसमें डायरिया, टाइफाइड, पीलिया ये सब दूषित जल से होते हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन में था, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों वैसे दूषित जल से होने वाले रोग हैं। एक क्वेश्चन था, 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगार किस राज्य में है। तो इस सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन से राज्य में, तो ऑप्शन थे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से थे, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए थे उस हिसाब से। एक क्वेश्चन था, HDI इंडेक्स 2022 मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक पूछी थी। ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें 131, 131 राइट आंसर इसका। एक क्वेश्चन था, इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू किया, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू किया था। तो ये 1910 में लागू किया गया था, ये लागू हुआ था ऐसे बोल सकते हो। एक क्वेश्चन था, आर्टिकल 279 एक किस चीज़ से संबंधित है। तो ये आपको पता ही है, ताज़ा ये GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। नवा क्वेश्चन देखिए, मोहसिनराम किस पहाड़ी की तरफ है। तो मोहसिनराम आपको पता है खासी पहाड़ी, जो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ उनमें खासी पहाड़ी की तरफ है मोहसिनराम। एक क्वेश्चन था, नवरोज त्यौहार किन के द्वारा मनाया जाता है। तो उसके ऑप्शन थे जैन, बुद्ध, फारसी। ये धर्म से संबंधित कि कौन से धर्म में मनाए जाते हैं या किसी, तो इस फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, जो फोकल लेंथ नहीं होती है, फोकल लेंथ और आर मतलब एफ और आर में संबंध पूछा था। तो आपको पता है एफ और आर में ये संबंध होता है एफ इक्वल टू R/2। अब आपको आर इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू R/2 आता है। एक क्वेश्चन था, जैसे आपको दो प्रतिरोध देगी श्रेणी क्रम में जोड़े गए दो प्रतिरोध, उसमें कुछ करंट को प्रभावित कर रहा है, तो आपको वोल्टेज की गणना करनी है, वोल्टेज बताना कितना। अगर सीरीज में दे रहा तो आपको पता है कि प्रतिरोध को पहले तो काउंट करना पड़ेगा हमको। और जो जितने प्रतिरोध दे रखे, दो प्रतिरोध दो तीन दे रखे, तो हम तीन को जोड़ सकते हैं। सभी पहले प्रतिरोध को काउंट करेंगे, उसके बाद में ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम होता है V/IR। तो आर तो हमने यहाँ से काउंट कर ही लिया है। यहाँ पर आपको करंट I दे रखा है, तो यहाँ से हम V की आसानी से गणना कर सकते हैं, सीधा सूत्र में पुट करते माना जाएगा आपका। एक क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। आपको करंट और वोल्टेज मतलब I और V के अंदर ग्राफ दे रखे हैं दो, एक में तो करंट ऊपर दे रखा है और एक में करंट यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो जिसमें करंट ऊपर दे रहा है, वोल्टेज नीचे दे रखा है, आपको पता है ओम के नियम से भी आप उसको याद कर सकते हो। जिसमें करंट ऊपर है, वोल्टेज नीचे है, यहाँ पर आपको पता है कुछ थोड़ा प्रतिरोध, ये R1, ये R2, ये R3। तो ये इस हिसाब से दिया गया है। तो इसमें आपको पता है R1 वाला प्रतिरोध का मान सर्वाधिक होगा, इसके बाद R2 होगा, उसके बाद R3 होगा। और जिसमें वोल्टेज ऊपर दे रखा है और करंट नीचे दे रखा है, उसमें ये जो R1 है ये प्रतिरोध न्यूनतम होगा और ये R3 वाला अधिकतम होगा। आप इसमें एग्जाम्पल लेकर ही देख सकते हो। जैसे आप वोल्टेज कितना भी इसमें करंट जैसे 3 एम्पियर ले लिया, वोल्टेज 2 वोल्ट ले लिया। अब इसमें आर का आप गणना करोगे तो आर को आपको पता ही है V इक्वल टू आई आर से, यहाँ से आर इक्वल टू होता है V/I, जिसमें V का मान 2, I का मान 3, ऐसे पुट करोगे। फिर इससे R2 निकालोगे, R3 निकालोगे तो सबसे ज़्यादा R1 का मान, उसके बाद R2, R3, और इस यहाँ से निकालोगे तो R3 का मान सबसे ज़्यादा, बाद में R2 और R1। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन मतलब ये अभी इस मतलब डी ग्रुप में अभी की बार रिएक्शन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी अभिक्रिया को संतुलित करने पे आ रहे हैं, कभी कुछ कैसे आ रहे हैं, तो इसमें भी आप ध्यान रखिए। जिसकी एग्ज़ाम अभी आने वाली है उस हिसाब से तैयारी करके जाए। 15वां क्वेश्चन है,
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंडेड बाई, तो ये क्वेश्चन था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये शायद एक पुस्तक का नाम है, तो ये किसकी है, तो इस दादाभाई नौरोजी की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला? देखिए करंट के क्वेश्चन आ रहे 2000 लगभग 2021-22 के क्वेश्चन आ रहे लगभग करंट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे, तो इसका द्रोणाचार्य पुरस्कार बताना 2021 में दो लोगों को मिला था, एक था संध्या गुरुंग और एक था राधा कृष्ण, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? इस प्रकार से पढ़ना है, तो हाइड्रोजन परियोजना आपको पता है गुना, मध्य प्रदेश का जो गुना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन था बाल्यावस्था के बाद में लैंगिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें अलग अलग कथन दिए गए थे, तो आपको बताना है बाल्यावस्था के बाद में जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं उसमें उसका सही बताना था, जिस हिसाब से ऑप्शन आए थे, जैसे डाडी मुचकाना और जो भी कुछ क्या दे रखे थे उसमें। अब देखिए 19 क्वेश्चन देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा और अंगुली क्या दर्शाती है? ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये फ्लेमिंग का नियम आपको पता ही है, इस हिसाब से हम अंगूठे को ऐसे करके, ये अंगूठा है, जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है उसको बोलते हैं हम तर्जनी, और ये नीचे वाली अंगुली है मध्यमान, और जैसे आगे क्रम चलता है, तो इस हिसाब से हम अंगूठे और अंगुली को ऐसे मोड़ के देखेंगे, तो जो अंगूठा होता है वो हमेशा आपको पता है बल की दिशा को बताता है, फोर्स, और जो बीच की तर्जनी अंगूठी होती है, अंगूठे के पास वाली तर्जनी अंगुली वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और जो नीचे वाली अंगुलियाँ होती है, इस हिसाब से नीचे वाली अंगुलियों की जो दिशा होती है उधर विद्युत धारा की दिशा को बताती है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब आप में कुछ कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, अंगुलियों की दिशा के पूछ ले, अंगूठा के अंदर ऐसे पूछ ले कि अंगूठा को क्या क्या दर्शाता है, तो अंगूठा आपको पता है बल दिशा दर्शाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और विद्युत धारा। 20वां क्वेश्चन देखिए संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? तो संगाई हिरण आपको पता है मणिपुर में पाया जाता है संगाई हिरण। एक क्वेश्चन शेल मेम्ब्रेन से एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन शेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या होगी? इस प्रकार से एक चित्र दिया गया था, ये आपको पता है सेंटर है, ये पोल है, और आपको पूछा था कि ये एफ और पी के बीच की दूरी, तो सी और पी के बीच की दूरी आपको कुछ दे रखी थी, और एफ और पी के बीच की दूरी आपको पूछी थी, तो आपको पता है ये हाफ हो जाएगी 1/2 जितनी भी थी इस वाली, ये हाफ होती है, दोनों तरफ इक्वल होती है, तो ये हाफ हो जाएगी। एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच की दूरी, फिर इस प्रकार का क्वेश्चन था, ये भी सेम ही। अगला क्वेश्चन है 24 हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? हाजी अली की दरगाह आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन गलत है ये बताना था, जैसे केरल कन्नड़, मेघालय खासी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, इस हिसाब से एक ऑप्शन होता है, मतलब भाषा से रिलेटेड है कि केरल में कौन सी भाषा, मेघालय, इसमें आपको गलत बताना है, तो आपको पता है केरल में कन्नड़ भाषा नहीं है, केरल में है मलयालम, कौन सी है मलयालम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेघालय में खासी, आंध्र प्रदेश में, ये सही है, तो इसका राइट आंसर केरल वाला हो जाएगा, ये हमको गलत देखना है। 26 देखिए यकृत से होने वाले प्रोसेस को क्रम में सजाए, इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो इसमें अवशोषण, निष्कासन, पुनर्अवशोषण, इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो आपको इसको क्रम के अनुसार आपको सजाने थे, फिर वो ऑप्शन आपको क्लिक करना था। 27वां क्वेश्चन देखिए भुजा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या होगा? तो आपको पता है भुजा हुआ चूना का पहले तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार से होता है भुजा हुआ चूना। तो भुजा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बनेगा? तो भुजा हुए चूने में O2 मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और अगर भुजे हुए चूने में CO2 मिला दे, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे, तो क्या बनता है? तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, जिसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया था? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल राज्य ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं? मतलब प्रकाश संश्लेषण से, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे, आप इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाए। पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो पौधे में क्या है, पौधों की पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ऐसे, जिसको हम रंध्र भी बोलते हैं, तो उन रंध्रों की सहायता से पौधे गैस का एक्सचेंज करते हैं, वही इस पत्तियों की सहायता से पौधे खाने का भोजन बनाते हैं। तो आप देख लेना, इस हिसाब से सीधा क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन है ए बी की आयु से दुगुनी है, बी की आयु सी का 1/3 है, तो ए बी सी की तीनों को 42 दे रखी, तो बी और सी की आयु का योग पूछा था। तो इसमें देखिए ए बी की आयु से दुगुनी है, तो हम बी की आयु को मान लेते हैं x मान लिया हमने। अब ए की आयु बी से दुगुनी है, तो ए की क्या हो जाएगी 2x, एक बार मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। अब बी की आयु सी का 1/3 है, जो बी की आयु आपने x मानी है वो क्या है, वो 1/3 है, किसका, सी का, तो ये 1/3 है, तो सी कितना हो जाएगा, फिर 3x होगा। अगर तीनों को काउंट करेंगे तो 3 2 5 और 6x,
6 अक्स की वैल्यू आपको उनको दे रखी है 42, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, अक्स की 7 आ जाएगी। अब पूछी किसकी है, बी और सी की, तो आपको पता है बी हमने अक्स मानी थी और सी क्या मानी थी, 3 अक्स आई थी, तो 3 और 1 4 अक्स, अक्स की मान अक्स का मान 7 है तो 4 अक्स का मान कितना आ जाएगा 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग पूछा था सीधा सा है, थोड़ी सी काउंट कैलकुलेशन करनी थी आपको। एक क्वेश्चन कैलेंडर से आया था, जैसे आपको 15 मार्च 2022 को कोई दिन दिया गया था, क्या दिन दिया गया था, और फिर 15 मार्च 2020 को 2 साल पीछे का पूछा था, ये भी आसानी से हो सकता है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। ये थे मतलब रीजनिंग और जीके साइंस के क्वेश्चन। अब देखिए मैथ्स में क्या है, मैथ्स में फिर वही 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ गए, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन पुट हुआ था, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन, ये तो मतलब कन्फर्म है, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, हर शिफ्ट मिलेंगे आपको, कन्फर्म है ये तो। और से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आया था, जो साझेदारी होती है, इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, इस प्रकार से। एलजेब्रा से देखिए एक क्वेश्चन पुट होता है, 1a + b + c का होल स्क्वायर वाले से a + b + c के होल स्क्वायर से सीधा क्वेश्चन आया था, आपको होल स्क्वायर के अनुसार निकालना था इसका। जियोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इस प्रकार, जैसे वृत्त से और त्रिभुज से 3 क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में, पहले वाले में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री से। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, जैसे स्फेयर और सिलेंडर, जैसे आपका बेलन बना था शंकु बेलन, उससे 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल से संबंधित। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, ये तो फिक्स है, लगभग परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मीन मीडियम मोड मतलब माध्यिका और बहुलक वाले टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएंगे, पिछली वाली शिफ्ट में नहीं आया था, इसमें आया इस बार। डीआई से संबंधित 3 प्रश्न, ये भी काफ़ी ईजी प्रश्न होते हैं डाटा एनालिसिस के, तो आपको ऐसे दिए गए होते हैं, तो सीधा उसमें देख के आपको बताना होता है, ज़्यादा इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन हो सकती है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस, या ट्रेन वाले से 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से, पहले वाले शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था, अब की बार 2 आए इससे संबंधित। टाइम एंड वर्क से कन्फर्म है 1 क्वेश्चन आना ही है। अनुपात से 1% रेशियो से पक्का आएगा, और ये 1 क्वेश्चन ये इस वाला। तो मैथ वाला ये सिस्टम था, मैथ में ज़्यादा मैथ वैसे बोले तो ज़्यादा हार्ड नहीं मान सकते, इसमें ठीक ठाक थी, कम ईजी भी नहीं बोल सकते। अब रीजनिंग वाले पार्ट में देखिए, कथन निष्कर्ष की पूर्व धारणा के आधार पर, मतलब कथन निष्कर्ष वाले तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं। साइंस में भी आपको जो क्वेश्चन है तो वो कथन निष्कर्ष के अनुसार भी पूछ सकता है, मैथ में भी कथन निष्कर्ष। सिलोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन पक्का कन्फर्म आएंगे ये तो। सीटिंग अरेंजमेंट के इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, जिस हिसाब से बच्चों ने बताए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे मतलब सर्किल के अनुसार ऐसे बिठा दिया कि इतने लोग बच्चे हैं, या कोई वर्ताकार टेबल या कोई आयताकार टेबल के चारों ओर इतने लोग बैठे हैं, ये इसके दाईं ओर बैठा है, इस प्रकार से। सिलोजिज्म के क्वेश्चन 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट के बताई दिए। पजल 2 से 3 क्वेश्चन, और दिशा वाले 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें आए थे, और एनालॉजी के भी 2 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो देखिए आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट इस वाले मतलब ये 2 टॉपिक